नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं मनीषा गुप्ता। सबसे पहले यहां पर रुपए पे नजर डालेंगे क्योंकि यहां पर कुछ गिरावट देखने को मिली है। अगर डॉलर इंडेक्स देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 100 के पास पहुंचता हुआ नजर आया है, लेकिन इस साल में इवन एज डॉलर इंडेक्स में खासी गिरावट देखने को मिली। उसके बावजूद भी एशियन करेंसीज स्पेशली इंडियन रुपी का इसको कोई फायदा होता हुआ हमने आता हुआ देखा नहीं है। हमारे साथ ग्रीनबैक एडवाइजरी के डायरेक्टर मनीष थानावाला हैं। मनीष नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स की ये तेजी, जहां पर ऑलमोस्ट 3 डिजिट के पास हम वापस पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और जहां तक रुपए की बात है वो भी आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, यहां पर अभी भी 88 के ऊपर के कारोबार। डॉलर इंडेक्स डेफिनेटली स्ट्रांग दिख रहा है, 100 को भी पार कर जाएगा एक दो दिन में से लग रहा है, क्योंकि एफओएमसी के बाद डॉलर स्ट्रेंथ वापस रिटर्न हुई है। और स्पेशली जो पावेल जी ने कहा कि दिसंबर कट अभी अनश्योर है, तो उसके बाद मार्केट ने जो रिप्राइसिंग की है उसकी वजह से डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। रुपए के सामने आप देखें तो जब यूरो स्ट्रेंथन हुआ था या डॉलर इंडेक्स वीक हुआ था तो रुपया वीक हुआ था, वो कॉन्ट्ररी ट्रेड था। तो ये टाइम जब आप देख रहे हो कि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है तो रुपया इतना वीक नहीं हो रहा है, वो एडजस्टमेंट हो रहा है। और आरबीआई का आप इंटरवेंशन और स्ट्रैटेजी देखो तो 88-80 को वो प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट में। इसीलिए मार्केट वाले ज़्यादा पुश नहीं कर रहे 88-80 के ऊपर, क्योंकि आरबीआई वहाँ खड़ा है। इस साल की अगर बात की जाए तो ऑफ कोर्स ऑन द वीकनी साइड हमने यहाँ पर करेंसी को रहता हुआ देखा है, लेकिन आगे जाते हुए अब मार्केट्स ये मान के चल रही हैं कि परहैप्स द वर्स्ट इज बिहाइंड अस। यहाँ से कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। काफ़ी सारे बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस यहाँ से मानते हैं कि रुपया बेहतर कर सकता है बाय द टाइम ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च के समय तक। आप कैसे देखते हैं रुपये को आने वाले 5-6 महीने के लिहाज से? ये पूरा ये ट्रेड डील के ऊपर निर्मित है। अगर इंडिया और यूएस का ट्रेड डील हो जाता है तो सिचुएशन काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी और रुपया वहाँ से स्ट्रेंथन हो जाएगा। आप देखोगे तो इंडिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट है ऑयल, और ऑयल के प्राइसेस $60 के आसपास चल रहे हैं। तो इसका फ़ायदा इंडिया को ये है कि हमारा ऑयल भी इतना बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही प्रॉब्लम है कि आज के दिन एक्सपोर्ट साइड पे जो यूएस ने 50% सैंक्शंस लगा दिए हैं, खास करके रशियन ऑयल बाइंग की वजह से, और दूसरा यूएस इंडिया ट्रेड डील नहीं होने की वजह से। अगर ये दोनों इशू रिजॉल्व हो जाते हैं तो हमारी सैंक्शंस का एक्सपेक्टेड नंबर है 16 से 18% के बीच में आ जाएगी टैरिफ नंबर, और 16 से 18% टैरिफ पे बिजनेस और एक्सपोर्ट काफ़ी बूम होगा, तो वो काफ़ी सेंटिमेंटली रुपये के लिए पॉजिटिव रहेगा। मनीष, कुछ टारगेट्स देना चाहेंगे कि रुपए का रेंज क्या रह सकती है? आपने हमें बताया कि 88-80 एक लेवल है जो आरबीआई शायद डिफेंड करती हुई नजर आई है, लेकिन अगर एक रेंज देखें तो क्या बनेगी? तो एकदम शॉर्ट टर्म देखें तो मुझे लग रहा है 88-80 से 88-20 की रेंज है। पर अगर मीडियम टर्म में देखें और अगर यूएस ट्रेड डील होता है तो ये मुझे यहाँ सरप्राइज नहीं होगा, ये 87-20 की तरफ भी जा सकता है। फेयर पॉइंट। मनीष थानावाला, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसा कहा गया कि डॉलर इंडेक्स में यहाँ पर और मजबूती देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुपए में गिरावट होगी। रुपया एक्चुअली डिपेंड करेगा कि यूएस इंडिया यहाँ पर किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। कच्चा तेल एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स सपोर्टिव है बाजार में जाता हुआ, और कुछ स्ट्रेंथनिंग की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर रुपए में की जा सकती है। वेल, आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से कर लेते हैं कि किस तरह से कमोडिटी में ट्रेड किया जाना चाहिए। हमारे साथ मेरा एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना है, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जुड़ने के लिए। वंदना, सबसे पहले कच्चे तेल पर एक सेंस लेना चाहेंगे। खासी गिरावट रही है 3 महीने लगातार, लेकिन नवंबर का महीना कुछ स्टेबिलिटी के साथ खुला है। क्या सेंस है, क्या प्राइसेस देखेंगी यहाँ से? जी मनीषा, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेड डील पॉजिटिव है, दूसरा है कि ओपेक ने कहा कि 2026 पे एक हॉल्ट लगाएंगे इंक्रीज करने पे प्रोडक्शन को। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करा है।
बाहर के मार्केट में मुझे लग रहा है कि WTI $62.5 तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली हमारा जो MCX क्रूड है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में। 5450 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 5520 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस 5410 का लगाना होगा और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे एक बारी 5600 भी प्राइसेस जाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अब सीजनल डिमांड भी जो है वो निकल के आ रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो। जो ज्यादातर बेरिशनेस हमने कच्चे तेल में आते हुए देखी थी शायद वो पीछे छूट चुकी है और यहाँ से कुछ खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज कच्चा तेल दिखा सकता है। राकेश, आप नेचुरल गैस को कैसे देखेंगे यहाँ से? तो नमस्ते मैम आपको और नमस्ते सभी दर्शकों को। नेचुरल गैस अगर आप डॉलर टर्म में भी देखें तो नेचुरल गैस काफी पॉजिटिव, हमारा व्यू पॉजिटिव है। इसमें नीचे में $3.62 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर में 3.78 का टारगेट दिख रहा है। इंडियन रुपी टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो काफी पॉजिटिव लग रहा है, बट थोड़ा नीचे आए तो 20 डे मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है 370 लेवल तक बाय करना चाहिए। ऊपर में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, अगर वो 382 निकलता है तो 395 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। मेटल्स को भी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक और पॉजिटिव डे यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है इस साल में। अगर अब तक की बात की जाए तो टिन ने आउट परफॉर्म किया है, कॉपर 1000 के ऊपर अभी भी कारोबार कर रहा है, थोड़े से फ्लैट ट्रेड जरूर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन एल्यूमिनियम जिंक में यहाँ पर पॉजिटिविटी है। कैसे देखेंगे आप राकेश ओवरऑल मेटल्स को, क्योंकि तेजी है चाइना की तरफ से? चाइना नॉन फेरस मेटल एसोसिएशन की जो स्टेटमेंट्स आई हैं जहां पर कॉपर, लेड, जिंक प्रोडक्शन कर्ब करने की बात की जा रही है, उसका भी फायदा यहां पर मार्केट्स को दिखा है। पहले तो मैडम ओवरऑल बेस मेटल पैक पॉजिटिव है हमारा व्यू। इसमें आप देखोगे तो कॉपर से स्टार्ट करूं तो कॉपर साइडवेज कंसोलिडेशन और 1000 के ऊपर अब कॉपर का प्राइस इंडियन रुपी टर्म में अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है। नीचे में ऊपर में आज अगर ये 1014 निकलता है तो 1025 लेवल का टारगेट अपसाइड दिख रहा है। इसमें वो अपने मूविंग एवरेज थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रायंगल में कंसोलिडेशन रेंज पे ही चल रहा है 20 डे एवरेज का। नीचे में 1008 और 1000 लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये इसे होल्ड करता है तो इसमें पॉजिटिव लग रहा है। एल्यूमिनियम में आज स्ट्रॉन्ग अपसाइड दिखा, सुबह अच्छा खासा ओपनिंग हुआ, अपना रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया एल्यूमिनियम ने 274 लेवल का। तो यहाँ से अगर प्राइस सस्टेन करता है तो 276.60 और 279.60 लेवल का टारगेट देखा जा सकता है। वंदना, आपकी टॉप पे क्या होगी विद इन द मेटल स्पेस, और आपको भी लगता है कि आने वाला साल यहाँ पर मेटल्स के लिए स्ट्रॉन्ग रह सकता है? जी मनीषा, इस बार काफी हम लोगों ने देखा कि डिसरप्शंस रहे हैं माइन से, और चाइना में प्रोडक्शन तो था लेकिन उन्होंने खुद ही यहाँ पे हॉल्ट लगाया, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या दूसरी कमोडिटी। मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जिंक, जिसमें कि बैकवर्डेशन हम लोगों ने स्टीप आता हुआ देखा है। वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 305 308 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस बना है, पहले गोल्ड ने परफॉर्म किया, फिर सिल्वर ने किया, फिर कॉपर ने किया, अब जिंक ने किया। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट टाइम रहेगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ आनी चाहिए। 274 के करीब अभी ये ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में 282 285 वाला जोन आता हुआ हम देख सकते हैं, और इसका जो बेस रहेगा वो करीब करीब यहाँ पे 271 का हो सकता है। तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में की जा सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी इसी बीच हमने सोने चांदी में आते हुए नजर आई है। जिस तरह से चाइना ने टैक्स रिबेट हटा दिया, लोगों को लग रहा था कि सोने में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी। शायद चाइना उतना सोना अब आगे जाकर नहीं खरीदेगा और एक नीजोक रिएक्शन हमने प्राइसेस में जरूर आता हुआ देखा था, लेकिन 4000 के आसपास के लेवल्स फिर यहाँ पर वापस आते हुए नजर आए हैं। वंदना, कैसे देखेंगे आप यहाँ से गोल्ड प्राइसेस? मुझे लग रहा है मनीषा, एक क्वार्टर 2 क्वार्टर्स में पता चल जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा 5000 से 1.5 लाख तक का, 1,35,000 तक का लेवल आया गोल्ड में, लेकिन हम लोगों ने इंपोर्ट के डेटा में बहुत ज्यादा असर आता हुआ नहीं देखा। इंडिया की अगर बात कर ले तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। स्टेबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि ये 4000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, उसको ये थाम के रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 4080 तक जो फ्यूचर्स है वो यहाँ पे आ सकता है। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि 4050-60 वाला जोन यहाँ पे आ सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 3950 के करीब, और अपसाइड बायस ही है। तो हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,21,500 के करीब अगर हम खरीदारी भी करते हैं तो 1,23,000 के लेवल्स को हम देख सकते हैं इस बारी। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 1,21,000 का। और एक बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस में जो कि रिलीज ही नहीं हो रहा। तो एक फियर वाला माहौल है कि जब डेटा एक्चुअल में आएगा तो किस तरीके का आता है। वेल एब्सोल्युटली। लेकिन इसी बीच चांदी में जिस तरह का सपोर्ट हमने बनता हुआ देखा है, राकेश, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत भारी गिरावट यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आई है, 48-49 के बीच में आके स्थिर।
सिल्वर में मैम आप इंटरनेशनली अगर देखें तो एक थोड़ा बहुत ट्रायंगल में साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है और नीचे में 48.19 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ऊपर में जो इसका क्रूशियल रेजिस्टेंस है डॉलर टर्म में वो $49 है। अगर ये पर $49 निकलेगा तो ऊपर में हम काफी अच्छा अपसाइड देख सकते हैं 50.15 तक। इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा बहुत रेंज बाउंड, बट प्राइसेस अपने मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज 147,500 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे में। ऊपर में अगर 149,000 लेवल निकलेगा तो अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो 150,000 लेवल को टेस्ट करेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो फिर और कंफर्मेशन मिलेगा, ऊपर में 152,000 लेवल तक का भी टारगेट देखा जा सकता है। फाइनली जाते जाते एक सेंस यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे ले लेते हैं। और वंदना, यहाँ पर काफी वॉलेटिलिटी भी है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो आपको दिखती हैं? मैं काफी दिनों से ध्यान दे रही हूँ मनीषा जीरे पे। मुझे लग रहा है कि एपीएमसी की अराइवल भी कम हुई है, काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद 20,600 से ये कमोडिटी स्टेबल है। थोड़ा फेस्टिव डिमांड निकल के आया है, यहाँ पे बाइंग की ही यहाँ पे सलाह रहेगी। 20,600 से ऊपर की बाइंग, 21,500 का टारगेट रहेगा। और जिस स्टॉप लॉस लगाना होगा 20,100 का लगाना होगा। और ये एक पोजिशनल कॉल है, तो एटलीस्ट इसे 1 से 1.5 हफ्ते तक होल्ड करने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, तो खरीदारी यहाँ पर स्पाइसेस में बन सकती है और जीरा डेफिनेटली ऑन द चार्ट्स यहाँ पर है। बहुत शुक्रिया राकेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी स्वागत है आपका। हमारे साथ अब CLFMA ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिव्य कुमार गुलाटी हैं। दिव्य कुमार जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एंड क्लियरली ये एक और इंडस्ट्री है जहां पर हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी को इसको सामना करते हुए देखा है। सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री की डिमांड की बात करें, वो आप किस तरह से बनता हुआ देखते हैं? पहली बात तो बहुत बहुत नमस्कार हमारे को बुलाने के लिए और इस सेक्टर को इम्पोर्टेंस देने के लिए, क्योंकि अब तक हमें कुछ माना नहीं जाता था। शायद ये टैरिफ के बाद हमारे सेक्टर की इम्पोर्टेंस को समझ आया है लोगों को। तो हमारा जो सेक्टर है बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ द श्रिम्प, पोल्ट्री और डेयरी। डेयरी हमको सबको पता है कि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क दुनिया में। 240 मिलियन मेट्रिक टन हम प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड के नंबर 2 प्रोड्यूसर हैं हम अंडे के, 140 बिलियन एग्स हम प्रोड्यूस करते हैं। वर्ल्ड के नंबर 2 या 3 पर हम श्रिम्प के प्रोड्यूसर्स हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेट्रिक टन हम श्रिम्प्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड वर्ल्ड के नंबर 4 पर हम पोल्ट्री मीट के प्रोड्यूसर्स हैं। अराउंड 8 to 9 मिलियन मेट्रिक टन हम पोल्ट्री मीट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये है हमारी सिचुएशन इन द लाइवस्टॉक सेक्टर। अब ये जो सेक्टर है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो उसका सारा जो, फॉर एग्जांपल कॉर्न है, कॉर्न का 50% इस्तेमाल हमारे सेक्टर में होता है। और जितने ऑयल सीड रेजिड्यू की इंडस्ट्रीज हैं उनका सारा बाय प्रोडक्ट जो है हमारा सेक्टर जो है वो कंज्यूम करता है। तो ये इम्पोर्टेंस है इस सेक्टर की। जी दिव्य कुमार जी, क्लियरली हमने लगातार ये सुनते हुए भी देखा है, काफ़ी पुश भी है यहाँ पर, इन सेंस ऑफ बजट में भी यहाँ पर काफ़ी कुछ निकल के आया है। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है और जिस तरह की वॉलेटिलिटी हमने कॉर्न में, एडिबल ऑयल्स में, DDAGS जिस तरह से यहाँ पर आया, और साथ ही साथ अब US एंड इंडिया की जो ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में बातचीत है, तो काफ़ी यहाँ पर अनसर्टिनिटीज सब तरफ से बनी हुई हैं। हैविंग सेड दैट, आपके लिए तो इनपुट कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ी ही है, स्पेशली कॉर्न की अगर बात की जाए तो किस तरह से आप इनपुट कॉस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ देख रहे हैं और सामने जो ग्रोथ है इंडस्ट्री की वो कैसी है? देखिए, अभी तक तो हमारा जो सेक्टर है, समझिए कि पोल्ट्री सेक्टर जो है वो सबसे ज्यादा ग्रोथ साइड पर है। अराउंड 8 to 10% ईयर ऑन ईयर जो है पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है। Okay. अब क्योंकि पोल्ट्री सेक्टर ग्रो हो रहा है और पोल्ट्री इज द मैक्सिमम जो है फीड कंज्यूम करता है। जैसे हमारे देश में 60 मिलियन मेट्रिक टन टोटल फीड प्रोड्यूस होता है, डेयरी के लिए, एक्वा के लिए और पोल्ट्री के लिए, जिसमें से 40 मिलियन मेट्रिक टन जो है अकेला पोल्ट्री कंज्यूम करता है। अब इस 40 मिलियन मेट्रिक टन में अराउंड 20 से 22 मिलियन मेट्रिक टन तो मक्का कंज्यूम होता है। अब देश का पूरा प्रोडक्शन, अब तो खरीफ क्रॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट हमारा एस्टिमेट है 40 से 41 मिलियन मेट्रिक टन जो है कॉर्न का टोटल प्रोडक्शन होगा हमारे देश में नेक्स्ट खरीफ और रबी क्रॉप के लिए और थोड़ा जैद के लिए भी।
जिसमें से मोर देन हाफ जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर ये इंडस्ट्री 6 से 8% ग्रो हो रही है और बाकी इंडस्ट्री 4 से 5% पे ग्रो हो रही है, तो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारा टोटल फीड रिक्वायरमेंट 2030 में 54 मिलियन मेट्रिक टन हुआ, जिसमें 27 मिलियन मेट्रिक टन हमें कॉर्न लगेगा। 2040 में हमें 96 मिलियन मेट्रिक टन, और विकसित भारत की अगर बात करें तो 144 मिलियन मेट्रिक टन हमारा फीड लगेगा, जिसमें 72 मिलियन मेट्रिक टन हमें कॉर्न की लागत होगी। अब इतना तो देश का प्रोडक्शन है नहीं, तो इस सेक्टर को इसी तेजी से ग्रो करने के लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी, यही हमारी कंटिन्यूस वार्तालाप होती रहती है गवर्नमेंट के साथ कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। अब जैसे इसमें इथेनॉल भी आ गया। अब जो मक्का है वो इथेनॉल के लिए जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली 12 मिलियन मेट्रिक टन जो है मक्का इथेनॉल के लिए चला गया। हमारा जो टोटल देश का रिक्वायरमेंट है 52-54 मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोल है, जिसमें से 20% जो है हमारा इथेनॉल का मैंडेट है। इसका मतलब अराउंड 10 बिलियन लीटर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इथेनॉल, जिसमें से 4 बिलियन लीटर जो है सिर्फ मक्का से आता है, क्योंकि 12 मिलियन मेट्रिक टन का 35-36% इथेनॉल निकलता है जी। अब 73% इस ग्रेन से इथेनॉल, और शुगर से जो है 23-24% के इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी तरीके से हम 2027 में E30 का मैंडेट अगर लेके आते हैं, तो इतना तो हमारे पास मक्का है ही नहीं कि हम इथेनॉल में इसको डाइवर्ट कर सकें। और आई थिंक यही वजह है जो टैरिफ की भी, कि जो यूएस पुश कर रहा है कि उनका कॉर्न और सोयाबीन मील और DDGS इसको इंडिया पे पुश करने के लिए। अब जब तक हम अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, तो ये जो डेफिसिट है ये कहाँ से पूरा होगा? इंपोर्ट से। तो इसको पूरा करने के लिए या तो हम हाइब्रिड सीड्स लाएं, क्योंकि हमारे पास देश में रिसर्च सेंटर्स बहुत सारे हैं। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को विल हैव टू थिंक वेरी सीरियसली इस पर कि प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, क्योंकि हम इससे पहले नेट एक्सपोर्टर थे हमारे एग्री प्रोड्यूस के, अब हम इस स्थिति पर आ गए कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यदि इंपोर्ट भी करना पड़े तो मक्के को इंपोर्ट किया जा सकता है फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमारा GM स्टेटस बना रहे हमारे कंजम्पशन के लिए। इसी प्रकार से DDGS जो है वो भी एक प्रोटीन का सोर्स है। तो हमारे एनिमल इंडस्ट्री में 2 सोर्सेज है, एक एनर्जी और प्रोटीन। जो एनर्जी है वो मक्के से आता है, और जो प्रोटीन है, जो आपके जो ऑयल सीड्स इंडस्ट्रीज है, उनका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे सोयाबीन मील हो या DDGS हो, ये प्रोटीन सोर्स है। ये फीड का लगभग 80% जो है इसमें लागत होती है DDGS या ऐसे प्रोडक्ट्स, बेसिकली एनर्जी एंड प्रोटीन। आपने मिस्टर गुलाटी बहुत डिटेल में वो हमें समझाया कि किस तरह से डायनामिक्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे ये एवर चेंजिंग भी हैं। तो जहाँ पर हम यहाँ पर खड़े हैं, और जैसे आपने मुझे यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस बताए कि या तो हम हाइब्रिड सीड्स देखें या फिर हम कॉर्न इंपोर्ट करके उसको सीधा एथेनॉल में डाल दें। इमीडिएटली ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन एज एंड व्हेन हम वो बनता हुआ यहाँ पर देखते हैं, तब तक के लिए इंडस्ट्री किन सोर्सेज, किन चैनल्स को यहाँ पर देख रही है? अब जो हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो है DDGS। अब किसी तरीके से हमें एनर्जी सोर्स भी चाहिए और हमें प्रोटीन सोर्स भी चाहिए। अब फिलहाल जो हमारा डिमांड है 40 मिलियन मेट्रिक टन जो हमारी प्रोडक्शन है, उसके लिए फिलहाल तो देश में जितना प्रोडक्शन है वो काफी है। अगर बात हो रही है आगे ग्रोथ की जी, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढ रहे हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट मील्स हैं, या जवार है, या राइस का इस्तेमाल है, या DORB का इस्तेमाल है। तो हम और रिसर्च भी कर रहे हैं कि और क्या इसके ऑल्टरनेट्स हम जो है ढूंढ के हमारे फीड में डाल सके। बट क्योंकि इतना लिमिटेड है हमारा प्रोड्यूस, क्योंकि देश के खाने के लिए भी तो हमारे को चाहिए, ग्रेन्स हो या पल्सेस हो, तो लाइफ स्टॉक में डाइवर्ट नहीं किया जा सकता सारा का सारा। सो अल्टीमेटली गोइंग फॉरवर्ड हमारे पास कोई ऑल्टरनेट बचेगा नहीं अदर देन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। और उसको फ्लाई बाय नाइट अगर हमको कुछ फिक्स करना है, तो वो उसके लिए तो इंपोर्ट ही एक तरीका है, चाहे वो नॉन GM, फॉर एग्जांपल US के पास एक नॉन GM सोरगम भी है।
तो वो इज नॉट अ क्रैश विथ हमारा जीएम का जो है, बिकॉज जीएम इज रिलेटेड टू बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज में प्ले में आ जाती है, तो वी डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। तो जीएम में रहते हुए ही तो गवर्नमेंट परमिशन दे, जहां जहां नॉन जीएम है वहां वहां से हमारे को हमारे सेक्टर के लिए अगर जरूरत पड़े तो अलाउ किया जाए इंपोर्ट करने के लिए, ताकि हम अपनी इसी ग्रोथ को मेंटेन करते रहें। पॉइंट टेकन मिस्टर गुलाटी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर समय निकालने के लिए और जहाँ पूरा वो विस्तार से समझाने के लिए, साथ ही साथ जो चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस तरह के सॉल्यूशंस परहैप्स यहाँ पर निकल के आ सकते हैं वो भी सामने रखने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय का आज के लिए। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है आज हमारे पास। एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।